हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और हमने शुरू कर दी है रिवीजन सीरीज जिसका नाम है रिवीजन आर पार, तभी तो होगा एग्जाम में चमत्कार। दोस्तों, इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आईएमपी क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो आपकी बोर्ड एग्जाम में लगातार हेल्प करेंगे। हमने पिछले कुछ वीडियोस में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फीचर्स और स्कोप के क्वेश्चंस किए और यूटिलिटी एनालिसिस के भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच कम्स इन द बोर्ड एग्जाम्स फॉर 8 मार्क्स, जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां आपको डिटेल्ड चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वहां आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस मिलेंगे। और इस सीरीज में हम आईएमपी क्वेश्चंस पर जोर डाल रहे हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में थोड़ा सा दूसरों से आगे रख सकती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को या किसी भी लॉ को इकोनॉमिक्स के पेपर में आसानी से अच्छे से प्रेजेंट करना है और 8 मार्क हासिल करने के लिए आपको किस तरह से आपका प्रेजेंटेशन रखना है, क्या क्या चीजों को इंक्लूड करना है और ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना कैसे टाइम पर पेपर कंप्लीट करना है। तो ये 8 मार्क का क्वेश्चन आज का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। याद रखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यूटिलिटी एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में 8 मार्क के लिए आता है तो आपको कुछ इस फॉर्मेट में इसे प्रेजेंट करना है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ, उसके बाद आप प्रेजेंट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, जो अल्फ्रेड मार्शल का स्टेटमेंट है वो एज इट इज आप यहां पर प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा शेड्यूल एंड डायग्राम विथ इट्स एक्सप्लेनेशन। और दोस्तों, एग्जाम में या तो अजम्पशंस या तो एक्सेप्शंस पूछे गए होंगे। जो भी एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन के अंदर, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद अजम्पशंस, तो आपको अजम्पशंस लिखने हैं। अगर आपको पूछा गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद एक्सेप्शंस, तो आपको एक्सेप्शंस लिखने हैं। यूजुअली दोस्तों हम ये एडवाइस करते हैं, ज्यादातर एग्जामिनर्स ये एडवाइस करते हैं कि दोस्तों यही फॉर्मेट में आप प्रेजेंट करें अपना आंसर, ताकि आपको 8 में से एटलीस्ट 7 मार्क्स तो मिल ही जाएं और अच्छी तरीके से एग्जामिनर को भी एक कॉन्फिडेंस मिले, एक अच्छा सा व्यू मिले कि आपको सारी चीजें पता हैं और आप अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं आंसर को। बेसिकली इस तरह से अगर आप आंसर को प्रेजेंट करते हैं तो आपके मार्क्स ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कई बार हमने ये देखा है कि एग्जामिनर्स पूरे 8 मार्क बहुत कम देते हैं, 7.5 पर रोक देते हैं बच्चों को। एक्यूरेसी देखते हैं, परफेक्शन देखते हैं, किस तरह का प्रेजेंटेशन है ये भी देखा जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बाइफरकेशन दें एग्जामिनर को अपने बोर्ड एग्जाम पेपर में, ताकि आप ज्यादा मार्क्स के लिए एलिजिबल हो जाएं। और ऐसे में अजम्पशंस, एक्सेप्शंस में आपको अच्छे से पॉइंट वाइज आंसर को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वंस अगेन आई रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कुछ इस तरह प्रेजेंट करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, शेड्यूल एंड डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन, और फिर जो क्वेश्चन में पूछा है या तो अजम्पशन या तो एक्सेप्शंस, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। चलिए आज हम बारीकी से हर एक सेक्शन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कैसे हम 8 में से ज्यादा मार्क्स कमा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। याद रखिए दोस्तों, इस लॉ को प्रपोज किया था प्रोफेसर गॉसन ने। ये नाम याद रख लीजिए, प्रोफेसर गॉसन। लेकिन इससे ज्यादा अच्छे तरीके से इसे प्रेजेंट किया अल्फ्रेड मार्शल ने। जी हां दोस्तों, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक्स प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। जी हां दोस्तों, काफी आसान है। सभी लॉ में आपको ये जो अल्फ्रेड मार्शल वाली लाइन है वो आपको हमेशा लिखनी है। याद रखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसन, फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसन, फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसन and then explained in detail by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics. In his book Principles of Economics. In his book Principles of Economics, जो कब आई थी? Published in 1890। तो आसानी से 3 लाइन का आप इजीली एक्सप्लेनेशन लिख पाएंगे। Law of diminishing marginal utility. This law was proposed by Professor Gaussen first, then explained in detail by Professor Alfred Marshall in his book published in 1890, that is Principles of Economics. दोस्तों,
आपको याद रखना है इंट्रोडक्शन में सबसे पहले दो नाम, दैट इज प्रोफेसर गॉसन एंड प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है अल्फ्रेड मार्शल की किताब का नाम, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो आई थी इन 1890, दैट इज पब्लिश्ड इन 1890। तो इस प्रकार दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, वर्ड्स हैं, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। इंट्रोडक्शन के अंदर आप गॉसन जी का नाम लिखेंगे, हमारे प्यारे अल्फ्रेड मार्शल जी का नाम लिखेंगे और उनकी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1890 मेंशन करेंगे। दोस्तों अब इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन में ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, आपको हाईलाइट करना है कि ये लॉ क्या है और ये क्या समझाता है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में और दो लाइन आप ऐड कर सकते हैं, जैसे दिस लॉ इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, यानी सगळ्यांसाठी आहे, सभी के लिए है, ये सभी पे एप्लीकेबल है, रैशनल पर्सन पे एप्लीकेबल है। याद रखिए यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज, यूनिवर्सल इन नेचर। याद रखिए दोस्तों दिस लॉ एक्सप्लेन्स दैट यूटिलिटी डिमिनिशेस, यूटिलिटी डिमिनिशेस, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। बस यही इसका मकसद है और यही आपको यहां पर लिख देना है इन्हीं कुछ शब्दों के साथ जोड़ करके, दैट दिस लॉ एक्सप्लेन्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। साथ ही साथ आप लिख सकते हैं यहां पर लॉ इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। तो इस प्रकार आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दोस्तों लिख देंगे। इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं। आपको लिखना है दैट दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसन, then explained in detail by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which was published in 1890. याद रखिए दोस्तों, this law of diminishing marginal utility is universal in character and it explains that marginal utility keeps on diminishing. इतना लिख दिया ना आपने, इंट्रोडक्शन बहुत तगड़ा बन जाएगा, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा बन जाएगा और इट विल बी केपेबल फॉर गेटिंग मार्क्स वेरी इजीली। तो ये जो 8 मार्क का आपको लिखना है ना, उसमें इंट्रोडक्शन में इन शब्दों का जरूर प्रयोग कीजिए, इन वर्ड्स को कभी मिस मत कीजिए। इतना तो इंट्रोडक्शन आपको लिखना ही है, बनता ही है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे दूसरे पार्ट की ओर। 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। जी हां दोस्तों, हर एग्जामिनर, हर पेपर चेक करने वाला स्टेटमेंट पर जरूर नजर डालता है, वो जरूर अच्छे से पढ़ता है कि भैया स्टेटमेंट स्टूडेंट ने कैसे लिखा है, कहीं यहां पर कुछ फेकोलॉजी तो नहीं कर दी है। इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल के दिए गए स्टेटमेंट को आपको यहां पर बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से कोशिश करनी है कि सेम टू सेम ही लिख दीजिए। यहां पर ज्यादा कुछ फेकोलॉजी करने की कोशिश मत कीजिए। यहां पर स्टेटमेंट जो है अल्फ्रेड मार्शल का, वो आप ठीक से अगर प्रेजेंट कर पाए तो एक अच्छा इंपैक्ट एग्जामिनर पे जाता है और एग्जामिनर जरूर आपको मार्क्स देने पे मजबूर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए अभी तक हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन में हमने देखा भैया प्रोफेसर गॉसन ने इसे पहले प्रपोज किया था, उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल ने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया। ये लॉ किस बारे में है, तो ये बताता है कि भैया मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। यस, जैसे जैसे हम चीजों को सक्सेसिवली कंज्यूम करते हैं, हमारी उसे और कंज्यूम करने की इच्छा कम हो जाती है और इसी को कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बस स्टेटमेंट में अल्फ्रेड मार्शल ने उसी के बारे में कहा है। दोस्तों याद रखिए इस स्टेटमेंट के लिए हमारा शॉर्ट कोड, जहां पे मैंने बात की थी डिटेल वीडियो के अंदर भी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, यहां पर आपको याद रखना है ABPDIS। जी हाँ दोस्तों, ये ABPDIS आपको हेल्प करेगा। ये जो भयंकर दिखने वाला स्टेटमेंट है ना, बहुत आसान हो जाएगा इस कीवर्ड के जरिए, शॉर्ट कोड के जरिए। याद रखिए AB यानी एडिशनल बेनिफिट, 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 PD यानी पर्सन डिराइव्स, एडिशनल बेनिफिट पर्सन डिराइव्स, एडिशनल बेनिफिट पर्सन डिराइव्स, एडिशनल बेनिफिट पर्सन डिराइव्स। तो याद रखिए हमारा लॉ और अल्फ्रेड मार्शल एक ही चीज कहना चाहते हैं भैया, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, वो
कहना चाह रहे हैं कि बाकी सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट अगर रहेंगी तो मेरा लॉ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं द एडिशनल बेनिफिट ए बी, द एडिशनल बेनिफिट ए बी, एडिशनल बेनिफिट ए बी विच अ पर्सन डिराइव्स, जो एक पर्सन डिराइव करता है, जो हासिल करता है, विथ इंक्रीज इन स्टॉक विल ऑलवेज डिमिनिश। याद रखिए वो कहता है कि जैसे जैसे हम और कंज्यूम करते हैं कमोडिटी को, किसी भी वस्तु को सक्सेसिवली बार बार कंज्यूम करते हैं, तो जो एडिशनल बेनिफिट हमें मिल रहा है ना वो कम होता है, और उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग कहते हैं। लॉ भी यही समझाना चाहता है, भैया आप पानी का ग्लास पी रहे हैं, आप बहुत प्यासे हैं, लगातार जब आप सक्सेसिव यूनिट्स कंज्यूम करते रहेंगे ग्लास ऑफ वाटर का, पहले ग्लास ऑफ वाटर में तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन, बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, लेकिन जब आपकी प्यास थोड़ी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो जैसे जैसे आप और मल्टीपल ग्लासेस ऑफ वाटर पिएंगे या कंज्यूम करेंगे दोस्तों, तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगेगी। बस वही लॉ यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा है। हमारी टेक्स्ट बुक जो है दोस्तों काफी सिंपल शब्दों में ये कहती है, याद रखिए अल्फ्रेड मार्शल का जो स्टेटमेंट है ABPDIS से हम इसे पढ़ेंगे, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, the additional benefit which a person derives from a given increase in stock of a thing। टेक्स्ट बुक के वर्ड्स हैं दोस्तों, याद रखिए एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस। अंडरलाइन कर दीजिए दोस्तों, डी फॉर डिमिनिशेस, डी फॉर डिमिनिशेस, डी फॉर डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। तो बेसिकली दोस्तों यहां पर याद रखिए एडिशनल बेनिफिट, additional benefit which a person derives, और ये जो एडिशनल बेनिफिट पर्सन ने डिराइव किया है वो क्या हो जाता है, वो लगातार डिमिनिश हो जाता है। ये है जड़ी बूटी दोस्तों, डिमिनिश, ये वर्ड याद रखिए, डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक, एवरी इंक्रीज इन स्टॉक। ये है आपका स्टेटमेंट दोस्तों, इसको आप याद रख लेंगे ना आपका काम हो जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों मैं फिर एक बार दोहराता हूं, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, स्टेटमेंट में आपको क्या लिखना है, ABPDIS, ABPDIS, एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स diminishes with increase in stock of a thing that he already has। यानी जैसे जैसे स्टॉक को आप इंक्रीज करते जाएंगे, आप ज्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, एक के बाद एक लगातार सक्सेसिव यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होते जाएगी, वो गिरते जाएगी, क्योंकि अब आपका जो सेटिस्फैक्शन है, आपको जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है वो मिल चुका है, और इसीलिए इंटेंसिटी कम हो गई है वांट की, एंड मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। तो बेसिकली दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले देखा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम आए स्टेटमेंट पे। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा दोस्तों प्रोफेसर गॉसन का ये लॉ जो अल्फ्रेड मार्शल ने डिटेल में एक्सप्लेन किया अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, विच वाज पब्लिश्ड इन 1890। वो कहते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स डिमिनिशेस विद इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग विच ही ऑलरेडी हैज। तो जैसे जैसे दोस्तों स्टॉक इंक्रीज होता है, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो जाती है। यही स्टेटमेंट आप अगर अच्छे से प्रेजेंट कर देंगे दोस्तों इंट्रोडक्शन के साथ, मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे शेड्यूल और डायग्राम पे। ये शेड्यूल और डायग्राम जो है दोस्तों ये आपके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आप कितना नीटली शेड्यूल बनाते हैं, कितना अच्छे से डायग्राम प्रेजेंट करते हैं और उनको एक्सप्लेन किस तरह से करते हैं, यहां पर आपके 8 मार्क बन सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब नजर डालते हैं शेड्यूल और डायग्राम पे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं स्केड्यूल ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपके सामने है दोस्तों यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम। दोस्तों काफी सिंपल बात है, आपने ये थोड़ा सा अगर पिछले वीडियो को ठीक से देखा है तो आपको समझ आ जाएगा कि सेम टू सेम ऐसा ही स्केड्यूल हमने TU यानी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में बनाया था। यहां से सिर्फ टोटल यूटिलिटी का कॉलम गायब हो चुका है, सिर्फ यहां पर 2 कॉलम है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी। आप गौर से देखिए दोस्तों, पहले यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है 10, इसके बाद लगातार वो डिमिनिश होती है बिकॉज एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स
with increase in stock diminishes। लॉ ही बोलता है ना भाई डिमिनिश होने वाली है, गिरने वाली है मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि अपनी इच्छा ज्यादा कंज्यूम करने की खत्म हो रही है। तो इसीलिए याद रखिए दोस्तों, जब पहला हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, पहली यूटिलिटी मिलती है वो 10 की, उसके बाद रिड्यूस की होने वाली है। आप नंबर्स खुद के भी डाल सकते हैं, सिर्फ इतना याद रखिए कि ये रिड्यूस होने वाला है, ये लगातार गिरने वाला है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोस्तों वो जीरो हो जाएगी यूटिलिटी, हम मैक्सिमम सेटिस्फाई हो चुके हैं, अब हमें इससे ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम पटेली करते हैं, हम यूज करते हैं, हम और कंजम्पशन करते हैं, सक्सेसिव कंजम्पशन करते हैं, तो वी गेट नेगेटिव यूटिलिटी। और ये है वो आखिरी पॉइंट। तो बेसिकली अब आपको स्केड्यूल तो बना देना है, सिंपल सा स्केड्यूल है, आपने कमोडिटी कंज्यूम की, उसके नंबर्स डालिए, यहां पर आपको मार्जिनल यूटिलिटी लिखनी है। मार्जिनल यूटिलिटी निरंतर डाउनफॉल होता है, डिमिनिश होता है, गिरती रहती है। याद रखिए दो सिंपल चीजें, एक पॉइंट जीरो का होना चाहिए और एक नेगेटिव का। तो आप एक्सप्लेन इसे कैसे करेंगे? एक्सप्लेन करना काफी सिंपल है, आपको इस स्केड्यूल के नीचे लिखना है बोर्ड एग्जाम के अंदर, दिस टेबल शोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस and at a certain point it becomes zero and then negative। दोस्तों काफी सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। ये दोस्तों अब नजर डालते हैं डायग्राम पे, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, मैं आपको ऐसे ही बनाकर बता देता हूं। आपको दो एक्सिस बनानी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। याद रखिए यही प्लॉटिंग आप कर देंगे, एक ही सिंपल सी लाइन आपको खींचनी है। ये है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। याद रखिए यहां पर इंटरसेक्ट होता है, ये इंटरसेक्शन का पॉइंट है जीरो, और उसके नीचे जो यूटिलिटी है ये नेगेटिव वाली यूटिलिटी है दोस्तों। और आपको एक्सप्लेन भी बहुत सिंपल वे में कर देना है। एक्सप्लेनेशन में तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, इन द अबाउट डायग्राम द MU कर्व, इन द अबाउट डायग्राम द MU कर्व, इन द अबाउट डायग्राम द MU कर्व स्लोप्स downwards from left to right, slopes downwards from left to right, slopes downwards from left to right, further it intersects x axis, यहां पर intersect करता है, when marginal utility is zero at this stage, further it becomes negative। यानी ये काफी आसान हो जाता है, स्केड्यूल डायग्राम को बनाना भी इजी है और इन्हें एक्सप्लेन करना तो और ज्यादा इजी है। याद रखिए टेबल में आप सिर्फ लिखने वाले हैं, द अबाउट टेबल शोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, then it becomes zero, and further consumption of successive units it becomes negative। Similarly डायग्राम बनाने के बाद इसके नीचे भी आप एक्सप्लेनेशन यही लिखेंगे, that the above diagram explains that MU curve, the above diagram explains that MU curve slopes downwards from left to right, ये नीचे की तरफ आ रहा है, left to right, it intersects the x axis where marginal utility becomes zero, and then further consumption leads to negative यूटिलिटी। आपको याद रखना है एक्स एक्सिस पे दोस्तों आप लिख रहे हैं क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, और यहां पर है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। तो इस प्रकार आसानी से स्केड्यूल और डायग्राम भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हमारे जो सेक्शंस हैं उस प्रकार अगर आप देखें तो इंट्रोडक्शन हो गया, स्टेटमेंट हो गया, स्केड्यूल डायग्राम हो गया और उसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। अब आखिरी पार्ट है 8 मार्क्स के लिए हमें कमाने हैं, वो आएगा अजम्पशंस या एक्सेप्शन से। एग्जाम में अजम्पशंस पूछें तो आपको कैसे पॉइंट्स लिखने हैं और एक्सेप्शंस पूछें तो आप कैसे पॉइंट लिखेंगे, चलिए अब वो देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले नजर डालते हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ DMU यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की धारणाएं, कंसिडरेशंस, अजम्पशंस जिनके बिना ये लॉ एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। हमारे टेक्स्ट बुक में 8 पॉइंट का एक आंसर दिया गया है और इस आंसर को आसानी से याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है डियर HSE, डियर HSE, डियर HSE। जी हाँ दोस्तों, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है। हम लिख रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें आप प्रेजेंट करेंगे इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, स्केड्यूल डायग्राम, एक्सप्लेनेशन और अजम्पशन या तो एक्सेप्शन। अगर अजम्पशन आ गए तो आपको 8 पॉइंट का आंसर लिखना पड़ेगा पूरे डिटेल में। तो आंसर लिखने के लिए याद रखिए डियर HSE, डियर HSE, डियर HSE, वेयर D फॉर डिविजिबिलिटी। याद रखिए दोस्तों, हमें मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है ये एक्सपीरियंस करना है, तो उन्हीं चीजों पर ये एक्सपीरियंस होगा विच आर डिविजिबल इन नेचर। तो डिविजिबिलिटी ये सबसे बड़ा अजम्पशन है दोस्तों। याद रखिए चीजें जो है इन स्मॉल यूनिट्स डिविजिबल होनी चाहिए, इन स्मॉल क्वांटिटीज डिविजिबल होनी चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे पीसेस में, ऐसे यूनिट्स में हम उन्हें कंज्यूम कर सकें। वैसी ही चीजों पर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। ये नॉन डिविजिबल चीजों पर लॉ एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। इसीलिए सबसे पहली धारणा या कंसिडरेशन
या अजम्पशन जो अल्फ्रेड मार्शल ने किया है वो है डी से डिविजिबिलिटी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, हमारा अगला पॉइंट है आर से डियर एचएससी में, आर से रैशनलिटी और आर से रीजनेबिलिटी। रैशनलिटी यानी एक नॉर्मल पर्सन, याद रखिए दोस्तों लॉ मार्जिनल यूटिलिटी का तभी एक्सपीरियंस किया जा सकेगा जब एक रैशनल पर्सन रैशनलिटी के फंक्शन को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर वो एक रैशनल यानी नॉर्मल पर्सन नहीं है तो वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज नहीं करना चाहेगा। तो याद रखिए रैशनलिटी मींस नॉर्मल पर्सन्स नॉर्मल बिहेवियर। इफ ही बिहेव्स नॉर्मली देन ही विल वांट टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, वो अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाना चाहेगा और इसीलिए वो क्या करेगा, ज्यादा कमोडिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी क्वांटिटी में उसे कंज्यूम करेगा, बार बार सक्सेसिव यूनिट्स कंज्यूम करेगा ताकि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो और इसी में उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिमिनिश होगी। तो याद रखिए आर से रैशनलिटी भी एक अजम्पशन है जो कहता है दिस लॉ इज एक्सपीरियंस्ड ओनली बाय रैशनल पर्संस, रैशनल बिहेवियर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, सिंपल सा पॉइंट है रीजनेबिलिटी। दोस्तों ये पूरा का पूरा अजम्पशंस है, ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे ही चैनल की प्लेलिस्ट में। आप जा सकते हैं चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट में और वहां आपको ये आंसर और डिटेल में एक्सप्लेन करके मिल जाएगा। फिलहाल हम सिर्फ लॉ कैसे लिखना है और क्या क्या प्रेजेंट करना है वो देख रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 2 की पूरी डिटेल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। रैशनलिटी याद रखिए रैशनल पर्संस, रैशनल बिहेवियर। अब बढ़ते हैं रीजनेबिलिटी की ओर। याद रखिए रीजनेबिलिटी में नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल, नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल। दोस्तों कमोडिटी जो हम यूज कर रहे हैं वो ज्यादा बड़ी साइज में नहीं होनी चाहिए, उसकी साइज रीजनेबल होनी चाहिए, ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए हमारी टेक्स्ट बुक कहती है ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर ऑफ रीजनेबल साइज, दे आर नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल। तो ये यहां पर याद रखिए दोस्तों डियर एचएससी अजम्पशंस का शॉर्ट कोड, डी से डिविजिबिलिटी, आर से रैशनलिटी और रीजनेबिलिटी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे एचएससी में। एच से एक आसान सा पॉइंट है जिसका नाम है होमोजेनिटी। याद रखिए होमोजेनिटी मतलब होमोजीनियस यानी सिमिलर, सेम इन नेचर। जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो चीजें सेम, आइडेंटिकल इन शेप, साइज, कलर होनी चाहिए, टेस्ट होनी चाहिए। आप पानी पूरी खा रहे हैं, आप लगातार उसे कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे डिमिनिश होगी। लेकिन अगर आप पानी पूरी खाते खाते अचानक दही पूरी पे चले गए, अचानक सेव पूरी पे चले गए, भेल पूरी पे चले गए दोस्तों, तो याद रखिए होमोजेनिटी का प्रिंसिपल जो है वो फॉलो नहीं होगा और लॉ एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि हर बार आपकी यूटिलिटी बढ़ेगी ना कि डिमिनिश होगी। और लॉ अपना क्या बोलता है, लॉ बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी तो डिमिनिश होती है रे। और इसीलिए एच फॉर होमोजेनिटी का प्रिंसिपल फॉलो करना बहुत जरूरी है। होमोजेनिटी मंजे वागाचे पंजे। याद रखिए दोस्तों आपको जो कंज्यूम करना है वो सेम, आइडेंटिकल, सिमिलर इन शेप, साइज, कलर होना चाहिए, तभी लॉ को एक्सपीरियंस किया जा सकेगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला आसान सा पॉइंट है एस से सिंगल बॉन्ड, एस से सिंगल बॉन्ड, एस से सिंगल बॉन्ड। बड़ा ही आसान सा पॉइंट, हमारी टेक्स्ट बुक कहती है सिंगल बॉन्ड के बारे में, अ गिवन कमोडिटी कैन सैटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन, द लॉ अज्यूम्स एन एक्सपीरियंस ऑफ a single want which is completely satiable at a given point of time। यानी लॉ कहता है कि भैया ऐसी चीज जो आपका एक वांट सेटिस्फाई करे, मल्टीपल वांट अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हो सकता है मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश ना हो, वो तो इंक्रीज हो जाए। तो इसीलिए ये अजम्पशन किया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर जैसी चीजों पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इनके मल्टीपल वांट्स को सेटिस्फाई करने का नेचर है, ये बहुत सारे वांट्स को सेटिस्फाई कर देती है। तो ऐसे में ये लॉ एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो लॉ को अगर एक्सपीरियंस करना है तो सिंगल वांट सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, इसलिए एस फॉर सिंगल वांट, एस फॉर सिंगल वांट। हम पढ़ रहे हैं assumptions of law of DMU। आंसर का नाम डियर एचएससी, आंसर का नाम डियर एचएससी। डी से डिविजिबिलिटी, आर से रैशनलिटी, रीजनेबिलिटी, एच से होमोजेनिटी और एस से सिंगल वांट। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, आखिरी पॉइंट है सी, और सी से हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कंटिन्यूटी, उसके बाद कॉन्स्टेंसी और फिर कार्डिनल मेजरमेंट। दोस्तों याद रखिए कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूअस इन नेचर, सक्सेसिव यूनिट्स, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद लगातार, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लगातार लगातार सक्सेसिव यूनिट्स का कंजम्पशन होगा तभी तो लॉ एक्सपीरियंस होगा। अगर आपको प्यास लगी और एक गिलास पानी पीकर आप बैठ गए, अब आपको प्यास नहीं लगी, अब आप पानी नहीं पी रहे, तो यहां पर हो सकता है मार्जिनल यूटिलिटी आप एक्सपीरियंस ना कर सकें इस लॉ को, और इसीलिए कंटिन्यूटी होनी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी से ही दोस्तों आप लॉ को एक्सपीरियंस करेंगे और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होती नजर आएगी। तो याद रखिए कंटिन्यूटी यानी
कंजम्पशन शुड नॉट हैव एनी टाइम गैप, एनी टाइम इंटरवल। ये बहुत मायने रखता है दोस्तों, अगर टाइम गैप हुआ तो लॉ एक्सपीरियंस नहीं होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी यानी कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। हमारे लॉ की शुरुआत में अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है दोस्तों, याद रखिए, हमारी टेक्स्ट बुक कहती है ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स like income, taste, habits, choices, likes, dislikes of a consumer should remain constant। आपका टेस्ट अगर बदल जाता है तो आप दूसरी चीज पे जंप कर देंगे, आप दूसरी चीज कंज्यूम करेंगे और इससे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगी, वो तो इंक्रीज हो जाएगी। और लॉ कहता है मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करने के लिए कॉन्स्टेंसी होनी जरूरी है। बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर दोस्तों, आखिरी पॉइंट है कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब नंबर्स में, यूटिलिटी नंबर्स में नहीं मेजर हो सकती। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन हम समझने के लिए इसे कार्डिनली यानी नंबर्स में मेजर करते हैं, तो ये भी एक असम्पशन है। हमारी टेक्स्ट बुक कहती है द लॉ अज्यूम्स that utility can be cardinally or numerically measured, hence mathematical operations are easily possible to know and compare the utility derived from each unit of a commodity। तो आसानी से डियर एचएससी के जरिए assumptions आंसर में लिखा जा सकता है। 8 मार्क का ये हमारा लॉ है जिसमें इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, स्केड्यूल एंड डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, assumption और एक्सेप्शन। तो अभी हमने assumptions देखे हैं डियर एचएससी, ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, सारे पॉइंट्स बहुत इजी हैं। पॉइंट के नाम डियर एचएससी, डिविजिबिलिटी, रैशनलिटी, रीजनेबिलिटी, होमोजेनिटी, एस से सिंगल वांट और सी से 3 पॉइंट्स है दोस्तों, कंटिन्यूटी, कांस्टेंसी और कार्डिनल मेजरमेंट। चलिए दोस्तों अब इस आंसर के आखिरी पार्ट पे आते हैं। 8 मार्क का ये आंसर अगर एग्जाम में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद एक्सेप्शंस पूछा गया है, आपको एक्सेप्शंस एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। और दोस्तों एक्सेप्शंस आपके सामने हैं, कुछ इस प्रकार आपको इसे एक्सप्लेन करना है। याद रखिए कुल मिलाकर के यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, और इन 5 पॉइंट्स को आप बताने वाले हैं एक्सेप्शन यानी ऑड मैन आउट, जिन पर लॉ काम नहीं करता। हमारा लॉ अल्फ्रेड मार्शल का कहता है मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर लॉ एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि एच मैप हमारा शॉर्ट कोड है। एच मैप में एच से हॉबीज, हॉबीज पर ये लॉ काम नहीं करता। बहुत ही सिंपल सी बात है, जिन चीजों की हमें आदत हो जाती है, जिन चीजों की हमें आदत हो जाती है, जिन चीजों की हमें आदत हो जाती है, उन हॉबीज पर हमारा कंट्रोल नहीं है। और ऐसे में जब हम हॉबी वाली चीज करते हैं तब हमें और ज्यादा अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन लगता है। जैसे हम कॉइन्स जमा कर रहे हैं, कॉइन्स नए नए जमा कर रहे हैं, हर बार एक नया कॉइन मिलता है तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाता है। तो यहां पर डिमिनिशिंग का तो सवाल ही नहीं होता। हम पेंटिंग्स बनाने के शौकीन है, हमारी हॉबी है पेंटिंग बनाना, तो जब हम एक नई पेंटिंग तैयार करते हैं तो और अच्छा लगता है। यहां भी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होती, और इसीलिए कहा गया है एच मैप यानी एक्सेप्शंस में एच फॉर हॉबीज, जिस पर लॉ एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। एच मैप में एम से 2 पॉइंट्स है, एक है माइजर, एक है मनी, एक है माइजर, एक है मनी, एक है माइजर, एक है मनी। माइजर यानी कंजूस व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जो एक एक पैसे की पाई बचा रहा है। पैसे बचाने पर इसे बहुत ज्यादा आनंद मिलता है, बहुत सुख मिलता है, और इसीलिए एक एक सिंगल पेनी of money saved gives him more utility, more satisfaction, उसे और ज्यादा पसंद होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए माइजर इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। याद रखिए माइजर के केस में भी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होती है, वो बढ़ती है जब जब वो पैसे बचा लेता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर, मनी। ये जो एक क्रिटिकल पॉइंट है दोस्तों, याद रखिए इसके बारे में कई डिबेट्स हैं। कई इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी मनी पर तो एप्लीकेबल ही नहीं है, कई कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पर एप्लीकेबल है मनी। लेकिन दोस्तों हमारी टेक्स्ट बुक बहुत ही सिंपल भाषा में कहती है कि इट इज सेड दैट एमई ऑफ मनी नेवर बिकम्स जीरो, इट इंक्रीजेस व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होती है। दिस इज बिकॉज मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये शब्द अंडरलाइन कर लीजिएगा, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और इसीलिए इसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है कभी जीरो नहीं होती, इंक्रीज होती है, नेवर बिकम्स जीरो। फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए भी कई बार आ चुका है। दिस इज बिकॉज मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज यूज्ड टू सैटिस्फाई वेरियस वांट्स। तो इस प्रकार दोस्तों मनी के बारे में भी आप समझ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश
नहीं होती। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी 2 पॉइंट्स की ओर, ए से एडिक्शन और पी से पावर। एडिक्शन यानी वो चीजें जिसके हम एडिक्ट हो गए हैं, फिर वो नशा हो गया, सिगरेट, दारू या कोई अन्य जो एडिक्शन है, हमें एडिक्शन वाले मैटर में भी, एडिक्शन वाले केस में भी दोस्तों याद रखिए मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होती, क्योंकि एक शराबी है तो उसे एवरी इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ लिकर विल गिव मोर एंड मोर ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसे और ज्यादा इंटॉक्सिकेशन फील होगा, वो और ज्यादा सेटिस्फाइड फील करेगा, और इसीलिए एडिक्शन के केस में भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होती। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट पे, यह है पावर। पावर जब आपको और ज्यादा मिलता है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होती है। आप अगर किसी पोजीशन की भी बात कर लें तो जैसे जैसे आप हायर पोजीशन पे जाते हैं आपको और अच्छा लगता है और लस्ट इंक्रीज होता है कि मैं और पावरफुल बनूं। और इसी के बारे में हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर काफी सिंपल भाषा में कहा गया है दोस्तों कि दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज व्हेन अ पर्सन एक्वायर्स पावर हिज लस्ट फॉर पावर इंक्रीजेस। मैं सेक्रेटरी हूं तो अब मैं चेयरमैन, उसके आगे मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बनूं, मैं सीईओ बन जाऊं, मैं ज्यादा पावरफुल बनूं, ये लस्ट जो है ये इंक्रीज होते रहता है, ये चाहत हमेशा बढ़ती रहती है। याद रखिए ही डिजायर्स टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट, ही डिजायर्स टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट। और इसीलिए यहां पर याद रखिए ये हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, एच मैप, हॉबीज, माइजर, मनी, एडिक्शंस एंड पावर। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज 8 मार्क का ये डिटेल आंसर देखा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जब भी एग्जाम में लिखें तो इसी प्रकार लिखें, आपके एग्जाम में 8 मार्क्स मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे जिसमें आप बात करेंगे प्रोफेसर गॉसन, अल्फ्रेड मार्शल, उनकी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890 की। आप बताएंगे कि ये लॉ यूनिवर्सल इन कैरेक्टर है और ये बताता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है। उसके बाद आप स्टेटमेंट लिखेंगे दोस्तों ABPDIS, ABPDIS, additional benefit which a person derives with increase in stock diminishes। याद रखिए दोस्तों ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से आपको लिखना है, यहां पर एग्जामिनर पे एक अच्छा इंपैक्ट होता है और यहां पर ही मार्क्स मिलने का जो स्कोप है वो बढ़ने लगता है। इसके बाद आपको स्केड्यूल और डायग्राम बनाना है, दोनों का एक्सप्लेनेशन काफी सिंपल है। द टेबल ड्रॉन शोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, एट सर्टेन पॉइंट इट बिकम्स जीरो एंड देन फर्दर कंजम्पशन लीड्स टू नेगेटिव यूटिलिटी। डायग्राम का भी एक्सप्लेनेशन काफी आसान सा है जो कहता है yes in the above diagram MU curve slopes downwards from left to right। याद रखिए it intersects x-axis when it becomes zero and then further consumption leads to negative utility। उसके बाद हमने देखा assumptions जिसका शॉर्ट कोड DRHSC और हमने देखा exceptions अभी अभी जिसका शॉर्ट कोड है HMAP। तो इस प्रकार दोस्तों आसानी से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आप लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, आप जरूर मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर पाएंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।